नमस्ते यूपीएससी एमपीपीएससी के योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में। और हम आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे भारतीय संविधान की जान रहे हैं और वो संवैधानिक विकास के ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो पहले चरण का बन रहा है। उसमें आएगा चार्टर अधिनियम। हम पिछले अध्याय या वीडियो में हमने ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया, किस प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया। उसी प्रकार से 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक नया अधिनियम या एक चार्टर पर पत्र पर हस्ताक्षर करके उन्हें अधिकार दिया गया था। तो सबसे पहला चार्टर अधिनियम आता है 1793 का चार्टर अधिनियम, और यह चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आने वाला प्रथम अधिनियम है या प्रथम चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट फर्स्ट। तो 1793 में का जो एक्ट है उसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले आता है कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष तक के लिए जारी रखा था। तो धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनमें व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि होती जा रही थी और वह नए नए क्षेत्रों पर आधिपत्य करते जा रहे थे। तो उसके कारण से क्या हो गया था कि जो कंपनी के ऊपर जो नियंत्रण था पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका था, और उसके कारण से जो कंपनी के लिए जो व्यापार करने का जो अधिकार था उसे 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। और भारत से ये मसाले और अन्य चीजें यहाँ से करते थे व्यापार, और उस व्यापार के अंतर्गत जो भारत है, चीन है, वहां पर व्यापार करने के लिए 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था कंपनी के लिए। और इसी के साथ जो दूसरा इस एक्ट में वो प्रावधान किया गया था वो ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो राजनीतिक अधिकार थे उनको नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, और उन्हीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन और भत्ते जो भारत में कोष था, भारतीय कोष, उससे दिए जाने लगे थे। और उसी प्रकार से यह चार्टर एक्ट में केवल 2 ही प्रावधान किए गए थे। पहला प्रावधान कंपनी के जो व्यापार करने का जो अधिकार था उसे 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था, और दूसरा बात यह कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रक बोर्ड है, उसके जो सदस्य के वेतन भत्ते है वो भारतीय कोष से दिए जाने लगा। क्यों दिए जाने लगा? क्योंकि जो राजनीतिक कार्य है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे और राजनीति यहाँ पर की जाती थी। फिर उसी प्रकार संसद में, ब्रिटिश संसद में दूसरा एक्ट, चार्टर एक्ट पारित किया गया 1813 में, जिसे चार्टर एक्ट सेकंड के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट के अंतर्गत भी निम्नलिखित प्रावधान किए गए। सबसे पहले तो जो व्यापार करने का अधिकार जो 1793 के एक्ट में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था वह समाप्त हो चुका था, कंपनी का व्यापार करने का अधिकार। तो भारत में कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार था वो तो समाप्त हो गया, और समाप्त हो जाने के कारण से भारत में उसे जारी रखा 20 वर्षों के लिए। वो चीन के साथ व्यापार करने के लिए, चाय का व्यापार करने के लिए जारी रखा, और धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। मतलब जो ईसाई धर्म के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे और वह धर्म के प्रचार करने के लिए भी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किए यहाँ पर कि भारत में अधिक से अधिक लोगों को ईसाई बनाया जाए या उनकी शिक्षा दी जाए तो उनमें जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर सके करके। तो उनको भी अनुमति दी गई किसमें? चार्टर एक्ट सेकंड के अंतर्गत। और जो भारत में शिक्षा उस समय से कमी थी और उस शिक्षा को बढ़ावा देने, विज्ञान साहित्य को बढ़ावा देने करने के लिए जो कंपनी थी, कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया ताकि जो भारत का जो क्षेत्र है वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में जो विज्ञान है उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। और उस समय भारत में अंधविश्वासों और रूढ़ियों के ऊपर चल रहा था, तो उसके कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो उनमें जागरूकता लाने के लिए प्रावधान करे थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनकी जो शक्तियां है, क्योंकि राजनीतिक कार्य बढ़ता जा रहा था, इसके लिए उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था। उसके कारण से क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो शक्तियां थी उनको बढ़ा दी गई और
जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, भारत में तो व्यापार करने का अधिकार समाप्त हो चुका था। अब वो जो कंपनी बनाने वाले जो लोग थे, उनको भी उस कंपनी से जितना लाभ होता है उनका 10.5% देने की बात कर दी गई। और इसके साथ साथ भारत के अंदर पूरे ब्रिटिश जो देश है वहां से व्यापारियों और इंजीनियरों को भारत में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। उनके ऊपर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। और इसी के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना, उनकी अनुमति या उनसे लाइसेंस लेने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट सेकेंड में किया गया था। इसमें भारत सबसे पहला प्रावधान तो ये था कि भारत में कंपनी का व्यापार करने का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया। फिर जो शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। और साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये नियंत्रक थे, उनके जो कार्य शक्ति थे उसमें बढ़ोतरी कर दी। और जो कंपनी के शेयर धारक थे उनको जो लाभ होता था उसका 10.5% देने की बात करी। और भारत में व्यापारियों के आने के लिए, साथ ही साथ जो ईसाई धर्म प्रचारक गुरु होते थे उनको आने के लिए भी अनुमति मिल गई। इसके साथ ही एक चार्टर एक्ट फर्स्ट में और चार्टर एक्ट सेकेंड में ये प्रावधान किए गए थे। अब हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, जिसे चार्टर एक्ट थर्ड के नाम से जाना जाता है। चार्टर एक्ट थर्ड, क्योंकि यह क्रम में तीसरे नंबर पर आता था 1833 में। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें भी निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला तो प्रावधान यह था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल नाम था उनको बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल को बदलकर क्या कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस प्रकार से भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बेंटिंग ये इस प्रकार से बने। और दूसरा प्रावधान यह था कि सबसे पहले जो शिक्षा बढ़ावा देने के लिए 1813 में चार्टर एक्ट सेकेंड बनाया गया था और उसमें 1 लाख रुपए शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया था। उसी को आगे बढ़ाने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था, पहला विधि आयोग। विधि आयोग बनाया गया था जिसका प्रमुख कौन था, लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि मंत्री बना और इन्हें ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। क्योंकि जब ये आयोग बनाया गया तो भारतीय साहित्य और जो ब्रिटिश साहित्य थे उनके ऊपर, जो भी शिक्षा थी उनके ऊपर व्यापक चर्चा की गई। और व्यापक चर्चा करने के बाद जो भारतीयों के जो साहित्य थे उनको अंधविश्वासी और रूढ़िवादी करार दिया गया था। उनका यह मानना था कि उनमें विज्ञानवाद का अभाव है करके विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रावधान यह किया गया इस एक्ट के अंतर्गत कि जो सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती की प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उनकी अनुमति न मिलने के कारण से सिविल सेवकों की जो खुली प्रतियोगिता थी
वह नहीं हो पाई। और इसी एक्ट के द्वारा ही जो पहले कानून बनते थे उन्हें क्या कहा जाता था, नियामक कानून कहा जाता था, कानून कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नियामक कानून कहा जाता था। और नियामक कानून के बाद जो कानून बनने लगे, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो मद्रास है और बंगाल है उनके गवर्नर थे, उनकी जो विधायी शक्तियां थी वह जो बंगाल के गवर्नर जनरल को किसमें बदल दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल में। तो इनकी शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो इनके द्वारा जो कानून बनाया गया उन्हें एक्ट के नाम से जाना जाने लगा, अधिनियम के रूप में जाने जाने लगा। और इसी एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियां, जो विधायी शक्तियां थी वह समाप्त कर दी गई थी। तो उसके कारण से क्या हो गया था, जो भारत का ये गवर्नर जनरल था उनकी शक्तियों में अपार बढ़ोतरी हो गई थी। और इसी एक्टों के माध्यम से ही जो भारत के साथ जो व्यापार करने की जो अनुमति थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो तो 1813 में ही समाप्त कर दी गई। लेकिन जो चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था, चाय का व्यापार करते थे, तो उसको क्या कर दिए गए, प्रतिबंधित कर दिए थे। चीन के साथ चाय व्यापार प्रतिबंधित कर दिया। मतलब अब पूरी तरह से क्या हो गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। और समाप्त होने का मतलब ये नहीं था कि जो कंपनी वाले लोग थे वो व्यापार नहीं करते थे, वो भी करते थे लेकिन स्पेशल रूप से नहीं करते थे। और वो धीरे धीरे किसके अधीन चले गए थे, ब्रिटिश राजशाही के अधीन चले गए थे। और इसी एक्ट के तहत ही जो अनुमति पत्र मिल जाने के बाद जो व्यापारी आए थे पिछले एक्ट में, उनको अनुमति मिली थी, उनके लिए जो लाइसेंस का प्रावधान था, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। अनुमति जो लाइसेंस व्यवस्था थी उन्हें भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब बिना लाइसेंस के ही भारत में व्यापारी आ सकते थे और जो भी इंजीनियर है वो भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ अनुमति मिलने के बाद जो वैज्ञानिक थे, जो भी ज्ञानी लोग थे, उनको भी पूरी तरह से छूट मिल गई थी। तो इस एक्ट के द्वारा इतने प्रावधान किए गए और इसी एक्ट के माध्यम से ही भारत में जो दास प्रथा थी, मतलब लोगों को किसी व्यक्ति के अधीन बनाकर उससे काम करवाया जाता था और उनकी इच्छाओं के विरुद्ध करवाया जाता था, उसे बोलते हैं, उस प्रथा को दास प्रथा कहते हैं। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जो पहले युद्ध होते थे, उस युद्ध में जो हारने वाली पार्टी रहती है, उनके जो सदस्य या जो सैनिक रहते थे उन्हें दास बनाकर ले आते थे। उसी प्रकार से दास व्यवस्था, इसमें कोई व्यक्ति अगर किसी भूमि स्वामी से या किसी कंपनी से उधार लेते हैं तो वो कर्ज ना चुका पाने के कारण से उनके यहाँ पर बिना वेतन का काम करने पड़ते थे, उस व्यक्ति को कहा जाता था दास। और वो दास वाली जो प्रथा थी वो इसी एक्ट के माध्यम से 1843 में समाप्त कर दिया गया था। अब हम देखेंगे ये चार्टर एक्ट कौन सा था, तीसरा था। अब चार्टर एक्ट कौन सा देखेंगे हम, चौथा। उसमें भी प्रावधान किया गया था, इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उसी एक्ट में भी समान रूप से है। 1873 में लाया गया था और इसे चौथा चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो चार्टर एक्ट की जो सीरीज थी वो 1853 में जाकर समाप्त होती। इस एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे।
सबसे पहला प्रावधान कि जो सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता 1833 वाले चार्टर एक्ट में शुरुआत की गई थी, लेकिन नहीं हुई थी। उसकी अनुमति यहाँ से शुरू हो गई थी और उसके लिए भी एक समिति बनाई गई। उस समिति में भी अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग के जो अध्यक्ष पूर्व बने थे लॉर्ड मैकाले, वही बने थे। और इस एक्ट के तहत जो बातें हैं उसमें यह बातें बोली गई कि जो विधायी और प्रशासनिक, विधायी मतलब कानून बनाने के लिए जो रहती है विधायी, और प्रशासनिक, उनको क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया था। और इसी एक्ट में जो विधायी थे उसमें क्या कर दिया? केंद्र में एक नई परिषद का गठन किया गया। केंद्र में क्या हुआ? एक परिषद का गठन किया और उस परिषद में 6 नए पार्षद नियुक्त किए गए और इन्हीं परिषद के मिलने से क्या हो गया? केंद्र स्तर पर एक छोटी संसद का गठन हो गया। और ये छोटी संसद क्या, जिस प्रकार से किसी विधेयक से उसे अधिनियम बनाया जाता है, वो जो भी प्रक्रिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनाई जाती थी, वही प्रक्रिया कहाँ पर अपनाई जाने लगी? वह जो केंद्र की जो कार्यकारिणी परिषद थी, विधायी परिषद, वह एक छोटे संसद के रूप में कार्य करने लगी। ये कार्य दूसरा कार्य था। और तीसरा कार्य यह था कि जो कंपनी थी, कंपनी के जो क्षेत्र थे, वो उस क्षेत्रों को पूरी तरह से किसके अधीन कर दिया गया? जो ब्रिटिश राजशाही है, राजशाही, क्योंकि कंपनी का शासन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया था और समाप्त होने के कारण से जो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र था वो पूरी तरह से ब्रिटिश राजशाही, राजा या रानी, कोई भी वहां पर राष्ट्र प्रमुख होता है, उनके अधीन कभी भी जो सारी शक्तियां थी उनको स्थानांतरित कर दी जाएगी, कभी भी कर दी जाएगी। ये प्रावधान भी किया गया था। और जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे, वो मुख्य रूप से कंपनी के शासन को देखते थे और वही कंपनी के शासन को देखते थे। उनके सदस्यों को 24 से घटाकर वापस क्या कर दिया था? 6 कर दिए थे, क्योंकि उसका कार्य सीमित हो गया था, तो उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। और आवश्यकता भी नहीं थी, इसके कारण से उनको कम कर दिया और फिर बाद में 6 करके उन्हें दूसरे पद पर नियुक्त करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनके पूरे व्यवस्था को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब पूरी तरह से क्या हो गया था? और जो बंगाल था, बंगाल में भी क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको किस में बदल दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। और उसमें बदल दिए जाने के कारण से क्या हो गया कि जो बंगाल है, बंगाल में एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होता ही होता था, उसकी सहायता करने के लिए भी क्या एक नया पद बनाया गया? उप राज्यपाल या डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो ये इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में जो फर्स्ट चरण है वो 1773 से लगाकर 1853 तक हुआ है और इसे 1858 तक माना जाता है प्रथम चरण, क्योंकि जो 1857 है वहां पर क्रांति हुई थी और क्रांति होने की वजह से क्या हुआ? एक एक्ट बनाया गया था 1858 महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद। तो इस प्रकार से प्रथम चरण पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम सब भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सेकंड चरण के ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद।